नमस्कार छात्रों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th एसएसटी बुक नंबर 1 है जिसका नाम है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। उसका तीसरा चैप्टर है मराठा साम्राज्य का उदय। इस चैप्टर का आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं शिवाजी के पश्चात मराठा, यानी पार्ट 3 वीडियो होगी। मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, इसकी मैं 2 वीडियो बना दी है। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, पार्ट 2 में हमने पहला टॉपिक किया था छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में, और आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद मराठा साम्राज्य का क्या हुआ। ठीक है, आज हम वो पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे मेरी तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, आपकी सिंपल नॉलेज के लिए बता दूं कि मैंने क्लास 8th की एसएसटी की जो पहली बुक है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, इसके पहले 2 चैप्टर करवा दिए हैं। जिन जिन बच्चों ने नहीं देखे जाके देख लेना, प्ले लिस्ट बना दी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आखिरी वीडियो में पढ़ा था कि पहला टॉपिक स्टार्ट किया मराठा शक्तियाँ व शिवाजी का उदय। ठीक है, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में पढ़ा था, कैसे उन्होंने मराठा को एक अच्छा साम्राज्य बनाया। ठीक है, आज हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद मराठा साम्राज्य का क्या हुआ। ठीक है, मराठा का क्या हुआ। देखिए, शिवाजी के 2 पुत्र थे, संभाजी और राजा राम। ठीक है, शिवाजी के निधन के उपरांत संभाजी छत्रपति बने। उस समय दक्कन पर मुगल के पूर्ण नियंत्रण में मराठा ही एकमात्र बाधक थे। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद उनके 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था संभाजी महाराज, एक पुत्र का नाम था राजा राम। अपने संभाजी महाराज के बारे में एक मूवी भी आई है जो कुछ हाल ही के दिनों में आई थी, आपने वो मूवी देखी होगी, तो आपको उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनकी विशेषता उसी में दिख गई होगी। जिन बच्चों ने नहीं देखी प्लीज़ जाके देख लेना, आपका चैप्टर भी कवर हो जाएगा और आपके थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 पुत्र थे। उनके निधन के बाद जो संभाजी महाराज जी थे वह छत्रपति बने, यानी वो राजा बने। उस समय दक्कन पर मुगलों के पूर्ण नियंत्रण में मराठा ही एकमात्र बाधक थे, यानी उस समय लगभग पूरे क्षेत्र, जो दक्कन का पूरा क्षेत्र था वो मुगलों के नियंत्रण में था, लेकिन सबसे बड़ा बाधक या सबसे बड़ी दिक्कत दे रहे थे मराठा मुगलों के लिए। ठीक है, दक्कन का क्षेत्र लेने में। ठीक है, औरंगजेब ने दक्कन पर हमला कर बीजापुर और गोलकुंडा सल्तनतों को जीता, यानी औरंगजेब ने पहले दक्कन पर हमला किया और पहले बीजापुर को जीता, फिर गोलकुंडा को जीता। मैंने मैप में आपको दिखाया था, ये दोनों सल्तनत थी। ठीक है, फिर उसने संभाजी को बंदी बनाकर उन्हें क्रूर व अहिंसक यातनाएं देकर मार डाला, यानी फिर औरंगजेब ने संभाजी महाराज जी को बंदी बनाया, फिर उन्होंने उन्हें क्रूर व अहिंसक यानी बहुत बुरी तरह से उनको यातनाएं देकर उनको मारा, जैसे मूवी में दिखा रखा है। इसके बाद उसने मराठा की राजधानी रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। फिर उसने इसके बाद औरंगजेब ने जो मराठा की राजधानी थी उस समय रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। संभाजी के पश्चात राजा राम छत्रपति बने और शीघ्र ही तमिलनाडु स्थित जिंजी के ओर प्रस्थान किया, यानी संभाजी के बाद जो उनके भाई थे राजा राम वो छत्रपति बने थे। फिर शीघ्र ही राजा राम जी ने तमिलनाडु में जो स्थित जिंजी क्षेत्र है वहाँ की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार मुगल मराठा संघर्ष का विस्तार दक्षिण तक फैला। तो इस प्रकार से जो मुगल और मराठा का संघर्ष है वो साउथ इंडिया तक भी फैला। मराठाओं ने अपने दुर्गों की दृढ़ता से रक्षा की और अनेक युद्धों और संघर्षों में प्राय मुगलों पर भारी पड़े, यानी मराठाओं की सबसे अधिक शक्ति उनके दुर्गों पर थी, जहाँ से वे अपने साम्राज्य की रक्षा करते थे व मुगलों का सामना करते थे। फलस्वरूप औरंगजेब दक्कन से निकलने में असमर्थ रहा और मराठाओं को परास्त किए बिना ही मर गया, यानी उसके बाद जो औरंगजेब था वो दक्कन में ही फंसा रह गया, वहीं पर रहा कुछ दिनों अपने जीवन के अंतिम क्षण। फिर मराठाओं को परास्त करने में वो असमर्थ रहा और फिर वह मतलब मराठाओं को मारे बिना ही वो मर गया, पूरा मराठाओं को समाप्त किए। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत मराठा एक सैन्य शक्ति के रूप में उभरा, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा और अधिक शक्तिशाली उभरे। अब वह रक्षात्मक स्थिति में ना रहकर आक्रामक हुए, यानी अब वह केवल अपना बचाव नहीं करते थे, अब केवल हमले पर जोर देते थे मराठा। छत्रपति राजा राम की रानी ताराबाई के नेतृत्व में मराठा ने मुगल क्षेत्र पर भारी आक्रमण किया और भारतवर्ष के बड़े भाग पर विजय प्राप्त कर अपना अधिकार स्थापित किया। यानी छत्रपति जो राजा राम जी थे की रानी ताराबाई के नेतृत्व में, यानी उनकी लीडरशिप में मराठाओं ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया। और ये पूरा भारतवर्ष केवल मैं भारत की बात नहीं कर रहा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इंडिया यानी और बांग्लादेश, ये उस समय एक क्षेत्र हुआ करता था, पूरा भारतवर्ष था। तो इस भारतवर्ष के एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया एक महिला होते हुए, छत्रपति राजा राम की रानी ताराबाई ने। तीव्रता से हुए इस विस्तार के मध्य मराठाओं भी संरचनात्मक परिवर्तन हुए। शिवाजी के काल का केंद्रीकृत राजा धीरे धीरे अधिक विकेंद्रित रूप लेने लगा। यद्यपि नामात्र रूप से छत्रपति ही केंद्र में बने रहे, परंतु प्रादेशिक सरदार अधिक शक्तिशाली हुए। यानी
धीरे धीरे फिर क्या हुआ था, मराठाओं में एक सृजनात्मक परिवर्तन हुआ, यानी उनमें एक मराठाओं में ढांचागत परिवर्तन हुआ। कैसे? शिवाजी के काल का केंद्रीकृत राज्य धीरे धीरे विकेंद्रित रूप लेने लगा, यानी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जो मराठा साम्राज्य एकीकृत था, यानी एकता थी, यानी मतलब एकता अभी भी थी, लेकिन जो राज्य पूरा एक साथ रहता था अब वो धीरे धीरे फैलने लगा, विकेंद्रीकृत रूप लेने लगा। यद्यपि नाम मात्र रूप से छत्रपति ही केंद्र में बने रहते थे, यानी बस केवल नाम के ही छत्रपति जो राज्य के प्रमुख क्षेत्र थे वहाँ रहते थे, लेकिन जो कुछ प्रादेशिक यानी कुछ क्षेत्र ऐसे थे, पारदेशिक क्षेत्र थे, वहाँ पर सरदार अधिक शक्तिशाली हुए। ठीक है। विशेषतया पेशवा, यह प्रधानमंत्री के लिए एक फारसी शब्द है। ठीक है, ये एक फारसी शब्द है, प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम है विशेषता पेशवा। ठीक है, का प्रभाव इतना प्रबल हुआ कि स्वयं छत्रपति पर भी यह हावी रहने लगे, यानी एक पद था वहाँ पर विशेषता पेशवा, यानी प्रधानमंत्री आज के समय का, वो क्या था कि वह इतना अधिक शक्तिशाली होने लगा कि वह छत्रपति पर ही हावी होने लगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में था जो पेशवा बाजीराव प्रथम और उनके पुत्र नाना साहेब पेशवा ने मराठाओं के अखिल भारतीय विस्तार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी जो ये प्रधानमंत्री थे जिसके पद को उस समय विशेषता पेशवा कहा जाता था, एक पेशवा बाजीराव प्रथम और उनके पुत्र नाना साहेब पेशवा ने मराठा के अखिल भारतीय विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी एक पेशवा था बाजीराव प्रथम और उनके बेटे नाना साहेब पेशवा ने मराठाओं के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठाओं ने भारत के विशाल भूभाग को अपने अधीन कर लिया और सामान्यतः उस पर अपना शासन चलाया। ठीक है, तथापि क्षेत्रीय सरदारों को अधिक शक्ति व स्वायत्तता के परिणामस्वरूप उनके द्वारा कभी कभी अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार भी हुए, जो शिवाजी के मूल्य के से बिल्कुल विपरीत थे। यानी क्षेत्रीय सरदारों को, यानी जो क्षेत्र में, यानी जो नोकल्स क्षेत्र थे वहाँ पर सरदारों को अधिक शक्ति मिली व स्वायत्तता मिली, यानी उनको अधिक अधिकार मिले, तो उसके द्वारा वो क्या करते थे, सरदार अपने इन अधिकारों से ना लोगों पर दुर्व्यवहार करते थे, अनुशासनहीनता करते रहे, अनुशासन भी नहीं था उन पर। लेकिन ये सारे मूल्य छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बिल्कुल विपरीत थे। वो कहते थे जनता के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, ये सारे मूल्य सरदार नहीं मान रहे थे। उदाहरण के लिए बंगाल में मराठाओं के 10 वर्षीय अभियान जनता के लिए अत्यधिक क्रूर व विनाशकारी सिद्ध हुए, यानी बंगाल में जो मराठाओं के 10 वर्षीय अभियान चलाया गया था जनता की अत्यधिक क्रूर व विनाशकारी सिद्ध हुए, यानी जो ये बंगाल में मराठाओं के 10 अभियान चलाया गया था, इसमें न केवल दासों को बचाया गया लेकिन इसमें क्रूरता विनाशकारी सिद्ध हुआ, यानी अधिक हिंसक था बहुत। उत्तर की ओर अपने विस्तार के चलते मराठाओं ने कुछ समय के लिए लाहौर, अटक और यहाँ तक कि पेशावर जो पाकिस्तान में स्थित है वहाँ पर अधिकार किया। ठीक है, उन्होंने उत्तर में अपना अधिकार किया मराठाओं ने, और लाहौर है, अटक है, पेशावर है, वहाँ पर भी अपना अधिकार किया। उन्होंने अफगानों से युद्ध किए और 1671 में पानीपत में महाविनाशकारी पराजय के उपरांत भी पेशवा माधवराव प्रथम के शासनकाल में मराठा शीघ्र ही सशक्त हो उठे। यानी फिर क्या हुआ कि इन मराठाओं का अफगानों से युद्ध हुआ और 1671 में पानीपत में महाविनाशकारी पराजय के बाद मराठाओं ने पेशवा माधवराव प्रथम के शासनकाल में फिर मराठा फिर से उभरा। यानी 1761 की में मिली पानीपत के युद्ध में मिली हार के बाद मराठा फिर पेशवा माधवराव के नेतृत्व में एक बार फिर से ऊपर उठा। माधजी शिंदे के नेतृत्व में उन्होंने 1771 में दिल्ली पर पुनः अधिकार स्थापित किया। दिल्ली अग्रिम 3 दशकों तक मराठाओं के नेतृत्व में रही और तदनंतर अंग्रेज़ों ने इस पर अधिकार कर लिया। जो फिर क्या हुआ कि जो महादजी शिंदे थे, इन्होंने इनके नेतृत्व में मराठाओं ने 1771 पर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दिल्ली लगभग 3 डेकेटों तक मराठाओं के नेतृत्व में रही, लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया, छीन लिया। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में भारत में अंग्रेज़ों के मुख्य प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर मराठा रहे। यानी 18वीं शताब्दी के कुछ आरंभिक समय में जो अंग्रेज़ों के प्रमुख कॉम्पिटिटर्स थे, प्रतिद्वंदी थे, वो थे मराठा। 1775 से 1818 के मध्य 3 आंग्ला मराठा युद्ध हुए। मराठाओं में बढ़ते आंतरिक कलह और विघटन व अंग्रेज़ों की उत्तम संगठनात्मक क्षमता व तकनीकी श्रेष्ठता के कारण अतः मराठा शक्ति का समापन हुआ। यानी 1775 से लेकर 1800 के बीच 3 आंग्ला मराठा युद्ध हुए। ठीक है, और मराठाओं इस समय मराठा के बीच यानी मराठा के आंतरिक यानी इनर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, आंतरिक कलह चलता रहता था। मराठा धीरे धीरे जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा को एकता का पाठ सिखाया था वो धीरे धीरे टूटने लगा था और इसी के साथ अंग्रेज मजबूत थे, अंग्रेजों के पास क्षमता थी, तकनीक थी, श्रेष्ठ नीति थी, जिसके चलते मराठा शक्ति का समापन हुआ। अंग्रेज़ों ने भारत को मुगलों व किसी अन्य शक्ति की तुलना में मराठाओं को अधिक प्राप्त किया।
यानी अंग्रेजों ने ना केवल भारत को प्राप्त किया बल्कि मराठाओं को अधिक प्राप्त कर लिया, यानी मराठाओं पर अपनी जीत हासिल कर ली अंग्रेजों ने। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठाओं को क्या क्या हुआ। ठीक है, अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मराठा प्रशासन, यानी मराठा साम्राज्य जब था तो उनमें वे कैसे शासन चलाते थे, उनकी क्या क्या नीतियाँ हुआ करती थी। ठीक है, कि किस प्रकार मराठा साम्राज्य में नागरिकों को प्रशासन किया जाता नागरिकों पर नियंत्रण किया जाता था, किस प्रकार गोरिल्ला युद्ध नीति थी, यानी आपको ऊपर बता दिया था, लेकिन फिर भी अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मराठा साम्राज्य में प्रशासन कैसा था। ठीक है, ये टॉपिक मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसमें 2-3 टॉपिक और इंक्लूडेड हैं जो मैं अगली वीडियो में समाप्त कर दूंगा। यानी मराठा प्रशासन में 3 टॉपिक हैं, नागरिक प्रशासन यानी नागरिकों का प्रशासन कैसे किया जाता था, नागरिकों पर कैसे अभियान था, और था सैन्य प्रशासन यानी सेना की देखरेख कैसे की जाती थी, समुद्री वर्चस्व यानी समुद्र में जो व्यापार था उसकी देखरेख कैसे की जाती थी, चौथा भी है एक न्याय व्यवस्था यानी मराठा साम्राज्य में न्याय कैसे किया जाता था, एक ये है। बस 4 हैं, ये 4 मैं अगली वीडियो में एक साथ कवर करवा दूंगा। यह चैप्टर इतना लंबा नहीं है। ठीक है, कम से कम 3-4 वीडियो और लगेंगे जिससे हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मराठा प्रशासन में, तब तक के लिए बाय।